स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पर। और हम आज शुरू करने वाले हैं 12th क्लास के लिए हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि जितना हमारा इतिहास है उसकी टाइमलाइन कैसे निर्धारित की गई है। अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कहीं पर लिखा होता है ईसा पूर्व, कहीं पर लिखा होता है ईसवी, कहीं पर एसी, कहीं पर एडी। तो इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेट है क्या। तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइमलाइन को। आज का जो टाइम है वो है 2020। तो ये टाइमलाइन बिल्कुल सिंपल है। आज से लगभग 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इतिहासकारों ने टाइम को मैनेज करने के लिए उनके जन्म को आधार माना और वहीं से शुरुआत हुई है हमारी टाइमलाइन की। तो जो उनके बर्थ का ईयर है उसको बोला इतिहासकारों ने एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म का वर्ष। तो एनो डोमिनी से हमारी टाइमलाइन शुरू होती है और एनो डोमिनी से जो अब तक का टाइम है उसको हम बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट, यानी एसी। हिंदी में हम बोलेंगे ईसवी। और एनो डोमिनी यानी एडी से जो पहले का टाइम है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी पूर्व। तो अगर आप डेट देखते हैं 1500 ईसवी पूर्व, तो उसका मतलब हुआ आज से 2020 साल तो हैं ही, उसमें हमें 1500 साल और प्लस करने हैं। तो वो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं 1500 ईस्वी की, तो 1500 ईस्वी का मतलब है ईसा के जन्म से 1500 साल बाद, यानी एडी के 1500 साल की बात हो रही है। आज का जो टाइम है 2020 वो है ईस्वी में, यानी आज ईसा के जन्म को 2020 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये थी हमारी टाइमलाइन। तो कभी भी आपको ईस्वी लिखा मिले, ईस्वी पूर्व लिखा मिले, आप उसको आराम से पहचान लोगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो जान लेते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे वो लोग थे, कैसा उनका कल्चर था, कहाँ कहाँ पर ये सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद हमारे दूसरा टॉपिक आएगा इसमें हड़प्पा निवासियों के जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह का मतलब है कि कैसे वो अपना पेट पालते थे, यानी वो क्या खाते थे, क्या उनका भोजन वगैरह था। ये सारी चीज़ें आएंगी जीवन निर्वाह में। उसके बाद हमें पढ़ना है मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहरों में से एक है। मोहनजोदड़ो शहर में हमें पढ़ना है कि वहाँ पर नालों का निर्माण कैसे हुआ था, वहाँ के घर वगैरह कैसे थे, उसके बाद दुर्ग कैसा था। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा श्वाधान। श्वाधान का मतलब है कि वो अंतिम संस्कार वगैरह कैसे करते थे, मुर्दों को गाड़ते थे, दफनाते थे, क्या करते थे। उसके बाद हमें पढ़ना है कि उनके जो शिल्प उत्पादन है वो केवल भारत तक ही सीमित था या वो भारत से बाहर के एरियाओं में भी व्यापार करते थे। उसके बाद हमें हड़प्पा की मोहरों, लिपि और बाट के बारे में जानना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्राचीन सत्ता, यानी कि हड़प्पा में राजा थे या नहीं थे, अगर राजा थे तो वो कैसे कार्य करते थे, क्या उनके काम थे। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग क्या होता है? पुरा का मतलब होता है पुराना, तत्व मतलब होता है कोई भी चीज़, तो विभाग होता है एक डिपार्टमेंट। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो सारी पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करे, यानी इतिहास के बारे में जो खोजबीन करेगा वो हुआ पुरातत्व विभाग। इससे कई बार क्वेश्चन बनता है, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है कि भारत के पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई। तो भारत का जो पहला पुरातत्व विभाग था वो 1861 में कलकत्ता में बनाया गया और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल बने वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हमें इस चैप्टर में 3 डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ना होगा। वैसे तो बहुत सारे बने हैं पर 3 इसमें मेन हैं जो कि हमारी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारतीय इतिहास को खोजने के प्रयास किए थे। उसके बाद जो दूसरे हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, ये इनका रोल सबसे मेन है। इन्होंने 1902 में अपना कार्यभार संभाला था और 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर रहे थे। कहते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की, 1 या 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन
आएगा पेपर में, तो आप इसको एक काम करें, अपनी कॉपी उठाएं और साथ साथ सारी चीज़ों को नोट करते चलें। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहला शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सारी की सारी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद इसका तीसरा नाम जो है वो है कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा वासियों ने एक नए मेटल की खोज की थी जिसे कहते हैं कांसा। उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया, इसीलिए इस सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युग सभ्यता। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप बता दोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने तांबे में टिन को मिलाकर कांसे का आविष्कार किया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि हड़प्पा कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, कितनी बड़ी ये सभ्यता थी। तो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी आज के हिसाब से ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी और ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाती थी। तो अगर हम इस पूरे एरिया को देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल की शेप लेता है। पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे एक जगह है सुतका गेंडोर और ऊपर है हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा। मांडा से अगर हम नीचे मिलाते हैं तो वो मिलता है गुजरात में। ये जो पूरी शेप बनी है ये बनती है एक ट्रायंगल। तो हम हड़प्पा सभ्यता को एक त्रिभुज आकार वाली सभ्यता कह सकते हैं। तो जिस टाइम यहाँ पर हड़प्पा है उस टाइम विश्व में कई जगहों पर सभ्यताएं मौजूद थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हालांकि ये सभ्यताएं हड़प्पा जितनी विकसित नहीं थी, एक मेसोपोटामिया जो है वो विकसित थी, पर ये बाकी सभ्यताएं इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी तो आप बताओगे सुमेर, चीन, मेसोपोटामिया और नील नदी की सभ्यता। तो अब जानते हैं हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के बारे में। जीवन निर्वाह का मतलब मैंने आपको बताया कि वो क्या खाते पीते थे, क्या मतलब डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें अपना पेट पालने के लिए करते थे। तो मुख्य रूप से 3 तरीके से वो जीवन निर्वाह करते थे। पहला था कृषि, दूसरा था हमारा पशुपालन और तीसरा है आखेटक। कृषि और पशुपालन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आखेटक वर्ड शायद आपको नहीं पता हो। आखेटक का मतलब होता है शिकारी समुदाय। वे लोग जो जंगलों से मांस वगैरह इकट्ठा करते थे और उनको फिर आकर शहरों में बेचते थे, उनको बोलते हैं आखेटक। हड़प्पा वासी जो हैं वो गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, मटर, दलहन आदि चीज़ें उगाते थे। कहीं कहीं से हमें चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं वो हमें कम मात्रा में मिले हैं। आइए बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में वो किन किन जानवरों को पालते थे। खोजकर्ताओं को हड़प्पा से भेड़, बकरी, भैंस आदि कुछ पालतू जानवरों के हड्डियां मिली हैं। उन्हें मछली की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं, परंतु इन पालतू जानवरों के अलावा कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें थे जंगली सूअर जिसको कहते हैं वराह, हिरन और घड़ियाल। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद ये लोग जो ये जंगली उत्पाद ये इनको मिला है ये आखेटक समुदाय से खरीदते हैं। आखेटक मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा समुदाय जो जंगल से शिकार करके यहाँ पर बेचते हों। जीवन निर्वाह में 3 तरीके हुए। पहला कृषि, दूसरा हुआ हमारा पशुपालन और तीसरा हुआ हमारा आखेटक। तो आइए कृषि के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो हड़प्पा वासी हैं वो बैल का प्रयोग करते थे। तो एक बेल का प्रयोग आप भी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। हमें कई जगहों पर मिट्टी के बने हुए बैल, यानी बैल को बोलते हैं वृषभ, वृषभ के कोई छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, जिनसे हमें पता लगा है कि शायद हड़प्पा वाले जो हैं वृषभ का यूज करते थे। उसके बाद दूसरी चीज है कि सिंचाई के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई। शोरतुगई नामक जगह पर हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद नदियों के किनारे नहर बनाकर सिंचाई की जाती थी। पंजाब और हरियाणा वाले एरिया से हमें उस टाइम के नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। शायद हो सकता है कि इतना लंबा समय था, गाद वगैरह भरने से वो साक्ष्य मिट गए हों, परंतु हमें यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। कई जगहों पर हमें कुओं के साक्ष्य मिले हैं।
हड़प्पा वासी जो हैं वो कुओं का प्रयोग बड़ा करते थे, तो सिंचाई के लिए भी कुओं का प्रयोग किया जाता होगा। और तीसरी सबसे मेन बड़ी चीज सिंचाई के लिए जो है वो है मानसून। आज भी भारतीय कृषि का 60% से ज्यादा मानसून पर निर्भर है, और उस समय पर भी भारतीय कृषि जो थी मानसून पर निर्भर थी। इनकी प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, मटर, चावल और बाजरा। कई जगहों से हमें हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, छोटा मॉडल, जैसे कि एक बड़ी कार का कोई छोटा टॉय कार हो तो वो उसका प्रतिरूप है। चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली से हमें हल्के प्रतिरूप मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। उसके अलावा कालीबंगन जो कि राजस्थान में एक जगह है, वहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और वो जो खेत जोता गया था वो ग्रिड पद्धति के अनुसार, यानी ऐसे दो लाइनों में जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, ऐसे उसको जोता गया था। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि इस तरीके की जुताई से दो टाइप की फसलें एक बार में उगाई जाती होंगी। तो ये था हमारा कृषि के बारे में। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।